स्वागत है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री शुरू किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस करवाए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्री क्या होता है और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ ये अप्लाई होगा, क्यों यूज करते हैं इसका, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो इसके पहले के वीडियोस आपको मिले हैं उनको अच्छे से सुनिए, उनके एक एक क्वेश्चंस को करिए, जो डाउट हो उसको पूछिए। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप देखेंगे आज हम लोग बेटा ये स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। स्टोकियोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है स्टोकियन मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। स्टोकियन मीन्स एलिमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अब ये अप्लाई कैसे होगा, इसके पहले 2-3 बातें आपको समझना होगा जो आप 10th क्लास में पढ़े हो। एक तो आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो रिएक्शन आप लिखते हो उसकी जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हो उसको इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है? Mass neither can be created nor be destroyed। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं, ना हम जनरेट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास neither be created nor be destroyed, that is called law of conservation of mass या law of mass conservation। इसी को law of energy conservation भी बोलते हैं, क्योंकि मास पर ही एनर्जी डिपेंड करती है। इनका मतलब क्या है? सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा कि वाटर रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। माने सोडियम से वाटर रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन हुई। अब इसको जब रिप्रेजेंट करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, तब उसे आप क्या बोलोगे? इक्वेशन। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स and it will be reversible। ये जो कंडीशन है ये इररिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है। रिएक्शन बेटा 2 टाइप की होंगी, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट not able to convert into reactant। In reversible reaction, reactant converts into product and product is also able to convert into the reactant, that is called reversible reaction। Chemical equation क्या बताता है? Significance क्या chemical equation का? तो chemical equation provides या chemical equation explain qualitative and quantitative
relationship between reactant and product molecules. Between reactant and product molecules. तो बेटा जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन provides qualitative and quantitative relation between reactant and product molecules. ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव माने क्वालिटी से, क्वांटिटी माने मात्रा से रिलेटेड। आप जैसे H2 plus O2 gives H2O, जरा समझिएगा, मैंने इसीलिए यहाँ बोला था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है? यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या करता है? मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको क्या बोलोगे? क्वांटिटेटिव, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे? इसको 2 कर दोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए सब कुछ इक्वल वर्क नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1, ये हो गया 4 ग्राम। ये कितना हो गया? 32 ग्राम, 16 into 2, 18। वाटर का कितना मास होता है? 18 into 2, 36 ग्राम। अब देखिए 4 plus 32 equal to 36, प्रोडक्ट में 36। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा नहीं हो रहा बेटा? या इसका दूसरा तरीका क्या है? इसीलिए आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो। इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि आप लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को अप्लाई करते हो, ठीक। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बैलेंस है, मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 2 ग्राम। ये कितना हो गया? 16, 32, और 32 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 16 ग्राम। और ये कितना ग्राम? 18 ग्राम। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा? रिएक्टेंट 18 ग्राम, प्रोडक्ट भी 18 ग्राम, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये जो आपने यहां पर 2 लगाया, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हम नंबर जोड़ते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इधर रख कर दे रहे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आप देखिए जैसे आपने 10 पढ़ा होगा, अमोनिया का मैन्युफैक्चर बाय हैवर्स प्रोसेस, N2 plus H2 gives NH3। क्या अभी यहाँ पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या करोगे आप जरा इसको, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, तो नाइट्रोजन 2 है, इधर भी आपने नाइट्रोजन 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, कितना हो गया? 6, यहाँ पर कितना? 2, इसको 3 कर दीजिए। अब ये बैलेंस हुआ। 14 into 2 कितना होता है बेटा? 28 ग्राम। 3 into 2 6, और 6 into 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 6 ग्राम। आप जरा देखिए N का 14, H का 3, 17 into 2 34 ग्राम। इधर भी 34 ग्राम, इधर भी 34 ग्राम। तो ये जो आपने
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया 3 2, इसको आप लोग क्या बोलोगे? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मैंने आपसे पहले कहा इक्वेशन जब आप लिखते हो तो इक्वेशन आप इसीलिए बैलेंस करते हो, किसको फॉलो करने के लिए? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, माने जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। अब दूसरी बात समझते हैं हम यहाँ पर बेटे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि केमिकल इक्वेशन जो रिलेशनशिप देता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। अब ये किसके किसके रूप में इंफॉर्मेशन देगा? तो केमिकल इक्वेशन किसके किसके बीच में इंफॉर्मेशन देगा? पहला मोल रेशियो, मास रेशियो, वॉल्यूम रेशियो और मॉलिक्यूल रेशियो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मोल के रेशियो में, मास के रेशियो में, वॉल्यूम के रेशियो में, मॉलिक्यूल के रेशियो में। अब जरा हम लोग देखते हैं कंबशन ऑफ मीथेन गैस CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। ये आपका कंबशन ऑफ मीथेन गैस है। कार्बन का और हाइड्रोजन का मोलर मास आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अभी देखें तो हम ये देख रहे हैं कि 1 मोल मीथेन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन क्या अभी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा? नहीं। हाइड्रोजन यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 2, तो आप क्या करोगे? इसको 2 कर दो। अब हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 + 2 4, इसको क्या करोगे 2। अब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो किया। अब देखिए ये केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल, मैंने भी आपसे लिखा केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव information about chemical reaction। तो जरा यहां देखिएगा, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें तो 1 मोल मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 to produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2। अब अगर इसको हम मास के टर्म में देखें तो कार्बन का 12 होता है बेटा, अब निकालना सीख जाइए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, 12 + 4 = 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम है, ये 32 × 2 64 ग्राम। ऐसे भी आप निकाल लीजिए 16 × 4 ऑक्सीजन 64 ग्राम। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, 12 + 32 44 ग्राम मोलर मास, 44 ग्राम। वाटर का 18 × 2 36 ग्राम। अब अगर हम मास में रिलेशन देखें बेटा तो क्या मिल रहा है कि 1 मोल, अगर वो मोल के टर्म में देखें 1 मोल CH4 react with 1 mole O2, 2 mole O2 to produce 1 mole CO2 and 2 mole of water। 16 gram CH4 react with 64 gram of O2 माने ऑक्सीजन to produce 44 gram of CO2 and 36 gram of water। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन मास और वॉल्यूम के टर्म में हुआ। किसके टर्म में हुआ? मास एंड वॉल्यूम के टर्म में हुआ। अब देखिए जैसे
हमने कहा कि A and B A plus B reacts to form AB2. A and B reacts to form AB2. यहां पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 करना होगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, आप जरा आप समझिएगा बेटे, अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा तो प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा। इसका 1 एटम इसके 2 एटम से रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा या 1 मोल बन रहा। या हम कहें कि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब समझ में आ गया कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 2 एटम से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ए का 1 एटम बी के 1 मोल से, ए का 1 एटम बी के 2 एटम से, ए का 1 एटम बी के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए, ये इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चाहिए दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जब हम इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, या वॉल्यूम के नाम में देख लो, इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका 1 वॉल्यूम बनेगा। तो ये जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, इसी को हम लोग जब क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे तब उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। तो अब आप आते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपने सीख लिया कि जो बैलेंस करने के लिए नंबर्स लगाते हैं किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे एक कंफ्यूजन समझ लीजिए, आप लोग दूर कर लीजिएगा, H2 plus O2 gives H2O। अब कोई बच्चा सोचेगा कि साहब यहाँ O2 यहाँ भी O2 कर दो, तो गलत हो जाएगा। आप इसको O2 नहीं करोगे, दिस इज नॉट O2। अगर आपने यहाँ O2 किया तो ये प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट का नेचर नहीं चेंज करना है। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो आपको प्रोडक्ट का नेचर नहीं चेंज करना है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये जो आपने बैलेंसिंग की, ये किसी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन की बैलेंसिंग आपने की। और आपने बैलेंसिंग क्यों किया? आप फॉलो कराना चाहते हो क्या? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आप देखिए, जब किसी केमिकल इक्वेशन का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होता है तभी जाकर के वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड होती है। और जब भी आप स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे तो आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इक्वेशन must be balanced, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, व्हाट अमाउंट ऑफ O2 ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू produced 66 gram of CO2 on combustion with कार्बन C, या इसको कोक भी लिख सकते हैं।
अब आप सबसे पहला काम करोगे बेटा, क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन विद कार्बन C और O। इक्वेशन बनाइएगा, कार्बन प्लस O2 gives CO2, C plus O2 gives CO2। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है। अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, C का 1 मोल when combust in presence of 1 mole of oxygen then 1 mole of CO2 is obtained। बट यहाँ पर आपका रिलेशन किसमें पूछा बेटा, मास के टर्म में। किसके टर्म में? मास के टर्म में। आप जरा समझिएगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे ऑन रिएक्शन विद कार्बन। ठीक, अब देखिए इसका कितना ग्राम होता है बेटा, 12 ग्राम। इसका मोलर मास 32, इसका मास हो गया 12, इसका हो गया 32। जो एक मोल का मास होगा वही मोलर मास आप ले लोगे ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में, और इसका कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो अब आप देखिए इक्वेशन से साफ साफ रिलेशन क्या दिख रहा है कि 44 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अभी आपको कितना ग्राम बनाना CO2? 66 ग्राम। तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? टू प्रोड्यूस 44 gram of CO2 required oxygen is equal to 32 gram. So to produce 1 gram CO2 required oxygen O2 equal to 32 upon 44 gram. Hence, to produce or to obtain 66 gram of CO2, required O2 equal to 32 upon 44 into 66. कितना ऑक्सीजन चाहिए बेटा? यहाँ पर क्वेश्चन की जगह क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क का 48 ग्राम ऑक्सीजन। ये आपका स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आपने पता किया कि किसी प्रोडक्ट के कितने अमाउंट को भरने के लिए किसी रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये आप इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग एक और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड। Amount of oxygen required for complete combustion of 27 gram of air। तो सबसे पहला काम होगा आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाओगे। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन बनाना नहीं आता तो आप स्टोकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मैंने पहली लाइन में लिख दिया कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते समय इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। एयर का कंबशन होगा और कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एयर ऑक्सीजन से कंबस्ट करेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2 होते हैं। अब आपको इसे बैलेंस करना है। एयर यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसको 2 कर दिया जाए तो ये 6 हो गया, और इसको क्या कर दिया जाए 4। अब ये बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन। तो एयर कंबस्ट विद एयर या ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जरा देखिएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। 27 into 4, 4 into 27 ग्राम। ऑक्सीजन का आप यहाँ बैलेंस कर लीजिए, इसको 3 करना होगा, 3 कर दिया आपने, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16। अब 16 और कितने ऑक्सीजन हो गए 3, और ये 3 into 2 6, तो 6 into 16 ग्राम। अब एयर का 27 into 2 प्लस 16 into 3 का होल ट्वाइस। तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, जरा कैलकुलेट करिए। इसकी हालांकि आपको जरूरत
नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। आप जरा देखिए कि 4 into 27 ग्राम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन is equal to 16 into 6 gram. So 1 gram air required for complete combustion 16 into 6 upon 4 into 27 gram. Hence कितना ग्राम बेटा है, 27 ग्राम। 27 gram air required for complete combustion क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा यहाँ 16 into 6 4 into 27 into 27 ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 और 6 into 4 कितना चाहिए है बेटा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एयर। ये अमाउंट दिया था आपका 27, यहाँ का क्वेश्चन मार्क था, ऑक्सीजन को आपको निकाल लिया। तो आपने क्या किया, एल्युमिनियम के अमाउंट से ऑक्सीजन का अमाउंट निकाला, इसीलिए इसको क्या बोला आपने, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या बोला, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आइए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what mass of oxygen required for complete combustion of ethylene, sorry एक मिनट, क्वेश्चन what mass of oxygen required for complete combustion of 2.8 kg of ethylene। इथाइलिन का मतलब आप लोग समझते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इथाइलिन मतलब इथीन C2H4, कम्बशन माने ऑक्सीजन, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन होगा CO2 और वाटर बनेगा। आप देखिए यहाँ कार्बन कितना बेटा 2, इसको 2 कर दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन कितना 4, यहाँ इसको 2 कर दिए 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6, इसको 3 कर दीजिए। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आपको गिवन क्या है, इथाइलिन का कितना ग्राम 2.8 kg। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो 2.8 into 10 to power 3 ग्राम। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखिए, इक्वेशन में जो गिवन होगा उसका मास आप रख लोगे। कितना ग्राम गिवन है, 2.8 into 10 to power 3 ग्राम माने 2.8 kg। आपका अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये तो गिवन है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जरा देखिए, कार्बन का कितना होता है 12 into 2 24 plus 4 28 ग्राम। अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर एटम, 3 into 2 6 एटम, और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 16, तो 16 into 6 क्या हो जाएगा 96 ग्राम। इधर से कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, फॉर कंबशन ऑफ 28 ग्राम C2H4 required O2 equal to 96 gram. So for combustion of 1 gram of C2H4 required O2 equal to 96 upon 28 gram. Hence for combustion of 2.8 into 10 to the power 3 gram C2H4 required O2 equal to 96 upon 20 into 2.8 into 10 to the power 3 ग्राम। आप इसको डिवाइड करोगे 0.1 आएगा, 0.1 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे 9.6 into 10 to the power 3 ग्राम
तो बेटा 2.8 केजी इथाइलिन के कंप्लीट कंबशन के लिए 9.6 केजी ऑक्सीजन चाहिए। ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये आपने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन देखा। एक क्वेश्चन और आपको अच्छा सा कराते हैं इससे रिलेटेड। क्यों? अब बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन कोक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8.8 ग्राम CO2 ऑन combustion with excess of oxygen, on combustion with excess of oxygen। याद रखिएगा जो स्टोइकियोमेट्रिकली आप क्वेश्चन कर रहे हो अंडरस्टूड है कि इसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे जहां पर आपको दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा, तो वहां पर हमें लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना होगा। बट अभी आप एक रिएक्टेंट एक्सेस में कंसीडर करके क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन बना लोगे C+O2 gives CO2। इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 12 ग्राम C रिएक्ट कर रहा है बेटा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ये इक्वेशन से आपको साफ साफ दिख रहा है। हमें ये नहीं पता ये एक्सेस में हमारे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और इसका 8.8 ग्राम बनना है, तो कह रहा है कि C कितना रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 required C equal to 12 gram. So to produce 1 gram CO2 required C equal to 12 upon 44 gram. Hence to produce 8.8 gram CO2 required C equal to 12 upon 44 into 8.8 ग्राम। इसको आप डिवाइड करोगे 0.2 आएगा, और 0.2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 into 2 24 2.4 ग्राम। तो कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा बेटा 2.4 ग्राम। ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हुआ। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए तुरंत। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन combustion of 4 gram of CH4 with oxygen। या सिर्फ कंबशन लिखा तब भी अंडरस्टूड है, ऑक्सीजन नहीं लिखा काम चलेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबशन पे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O। ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख दिया, आपको बैलेंस ही लिखनी रहेगी। CH4 कितना इसका मोलर मास होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 4 16 ग्राम। ये 32 ग्राम है, ये एक्सेस में ही रहेगा बेटा, याद रखिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपकी। और कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस्ड ऑन combustion is equal to 44 gram CO2। So 1 gram CH4 produced on combustion is equal to 44 upon 16 gram CO2। Hence 4 gram CH4 produced on combustion is equal to 44 upon 16 into 4 gram CO2। आप देखिए 4 से 16 डिवाइड किया 4 आया, 4 4 16, और 4 से 44 को डिवाइड किया 11 ग्राम। तो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा बेटा 11 ग्राम। तो यहाँ पर 16 ग्राम से 14 ग्राम था, तो 4 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 11।
ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। तो अभी आपको कुछ प्रैक्टिस शीट आपको दे दी जाएगी इस लेक्चर के साथ, उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट डिवीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके स्कूल में उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आज स्टोइकियोमेट्री आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो उसको हमको पूछिएगा। थैंक यू बेटा।